डिस्कशन करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम बात करें तो एक ऐसी वेव्स जिसको मीडियम की जरूरत होगी नहीं, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है। मतलब वो अगर वैक्यूम हो तो वैक्यूम में भी ट्रेवल करेंगी, अगर कहीं पर कोई मीडियम है तो उसमें भी ट्रेवल कर सकती है। फॉर एग्जांपल सन से जो लाइट रे आती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं और बिना मीडियम के भी वो सन से यहाँ तक आ पा रही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। अगर वो चार्ज पार्टिकल किसी वायर के अंदर फ्लो कर रहा है तो अपने आसपास में वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। आपने देखा होगा करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है या इसमें कुछ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जब चार्ज पार्टिकल किसी कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है यानी कि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड, और जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है और चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन की वजह से वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मैं आपको बता दूं 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। कौन कौन सी? तो देखो इसको आप इस तरह से याद रखना, रात में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड। तो आर का मतलब यहाँ पर रेडियो वेव से है, एम का मतलब माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रे। ठीक है, तो रात में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड से आप इसको याद रख सकते हैं। एक्चुअली ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि किसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो देखो आप एक कंसेप्ट ध्यान रखना, जब आप रेडियो से गामा की तरफ जा रहे हो, जब आप रेडियो वेव से गामा वेव्स की तरफ जा रहे हो तो गामा वेव्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं। तो जब आप रेडियो वेव से गामा की तरफ जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज कौन करेगी? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? गामा, मैं सब प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा उसके बाद क्वेश्चन सिंपली कर लेंगे हम। तो गामा वेव्स हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में रिलेशन होता है इस तरह से, मतलब यहां पर तो सभी की सब, देखो इन सब में कॉमन चीज क्या होगी कि सब जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगी। पॉइंट नंबर यहाँ पर देखो आप, ऑल ट्रेवल्स विद द कांस्टेंट स्पीड इन एयर और वैक्यूम, और वो स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सभी की स्पीड सेम है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे पर इनवर्सली डिपेंड करेंगे। तो अगर गामा वेव्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लोवेस्ट वेवलेंथ भी तो होगी, लोवेस्ट वेवलेंथ। और अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें, मैंने आपको क्या बताया, जब आप ऊपर से इधर आ रहे हो गामा की तरफ तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ होगी उसकी हाईएस्ट। इसीलिए आप इस देखो रेडियो टेलीकम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया? 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। सातों की एक चीज कॉमन होगी, क्या? कि उनकी स्पीड वैक्यूम में सेम रहती है, और इन सब में रेडियो वेव्स की हाईएस्ट वेवलेंथ होगी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, और गामा रेज की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, लोवेस्ट वेवलेंथ होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होती है? जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहे हो। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करते हैं किसी वैक्यूम में या किसी भी मीडियम में, तो उसमें 2 वेक्टर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये दोनों वेरी करते हैं टाइम के साथ। एक्चुअली अगर मैं इनकी इक्वेशन लिखूं तो कुछ इस तरह से होगी, E0 sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और यहाँ पर उसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। और ऐसे ही आप इसको बी को भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ई और बी में एक रिलेशन होता है, E = BC। ठीक है, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिख रहे हो तो यहाँ पर B0 आ जाएगा और साइन रहेगा ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, इसमें भी रहेगा। हाँ, डायरेक्शन इन दोनों की अलग रहेगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, यानी कि ये के भी परपेंडिकुलर होंगे। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू प्रोपोगेट करेंगे तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये फिगर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। और आप एक चीज और देखो कि
दोनों साइन पर या कोस पर डिपेंड करेंगे। जब एक की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो उस टाइम पर जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसकी भी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिनिमम आ रही है तो ठीक उसी टाइम पर जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसकी वैल्यू भी मिनिमम होगी। ओके, इसका मतलब दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सेम टाइम पर सेम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन करेंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनका जो मैग्नीट्यूड होगा पीक वैल्यू का वो सेम होगा। हम ये कह रहे हैं कि सेम टाइम पर उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि जब मान लो किसी टी टाइम पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है तो ठीक उसी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा। दोनों ही सेम टाइम पर अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अचीव करते हैं। आप इस फिगर से देख पा रहे होंगे। वैसे रिलेशन क्या होता है दोनों में, मैंने आपको बताया ई नोट की वैल्यू बराबर होगी बी नोट इंटू सी के। और अगर आप ई नोट अपन बी नोट देखो तो वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के रेशो के बराबर होगा। सी इक्वल टू होगा ई नोट अपन बी नोट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो पीक वैल्यू है अपन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की पीक वैल्यू, इसका रेशो में से किसके बराबर होगा, सी के बराबर। और देखो ई नोट बी नोट टाइम सी है तो सी मतलब 3 × 10⁸, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा किससे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से, क्योंकि वो ई नोट बी नोट टाइम से सी की वैल्यू बहुत ग्रेटर होती है। अब पॉइंट नंबर आप फर्स्ट देखो, नेम गिवन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। वेवलेंथ डिफरेंट होंगी, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होंगी, और फ्रीक्वेंसी क्योंकि E इक्वल टू एच न्यू होता है तो एनर्जी भी डिफरेंट होगी, लेकिन कॉमन प्रॉपर्टीज इनकी रहती है। सब में यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, सभी की स्पीड सेम होगी वैक्यूम में। सेकंड पॉइंट है ऑल आर प्रोपोगेटेड बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच ऑसिलेट एट राइट एंगल। दोनों की कैसे ऑसिलेट करेगी, एक राइट एंगल पर टू वन अनदर एंड आल्सो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये मैंने आपको यही बात बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दोनों एक दूसरे को, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब अगर आप ई डॉट बी करोगे, अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। ऑल आर अफेक्टेड बाय अनअफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कहीं पर भी अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है तो ये चार्ज, ये इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये एक तरह की वेव्स होंगी जो कि अनचार्ज होंगी, और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, इनकी नहीं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इनको अफेक्ट नहीं करेगी। और एक और चीज, क्योंकि ई और बी दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इसलिए इनको हम ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। ट्रांसवर्स वेव यही तो होता है, मान लीजिए वेव इस तरफ जा रही हो, लेकिन जो वेव्स है मतलब पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे, तो वो ट्रांसवर्स वेव हो गई। और जितने भी ट्रांसवर्स वेव होंगे सब में रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन होगा, इंटरफ्रेंस भी होगा। ऑल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन वैक्यूम, ये वही प्रॉपर्टी जो आप लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ते हो ना, लाइट में क्या क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। एक्चुअली जो लाइट आप बोलते हो ना वो इसका पार्ट होता है विजिबल रीजन का। विजिबल मतलब जो आप देख सको, जिसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। तो जो आप लाइट बोलते हो वो विजिबल लाइट होती है एक्चुअली, जिसको आप आराम से देख पाते हो अपनी आंखों से, बाकी किसी को आप अपनी आंखों से देख नहीं पाते। नेक्स्ट है, सभी को हम पोलराइज भी कर सकते हैं। ऑल आर प्रोग्रेसिव वेव्स बट कैन प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव अंडर सुटेबल सर्कमस्टेंसेज। द इंटेंसिटी ऑफ ईच वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द लीनियर डिस्टेंस। जो इंटेंसिटी होगी वो इनवर्सली आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगी। दूसरा, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करेगी, ठीक है। और पढ़ते हैं, ये वही पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया मैंने, ये वाला पॉइंट आपको। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है। इन्हीं स्पीड से ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रेवल करती है, और जो सी का रेशो होता है वो 1/μ0 के इक्वल होता है, परमिटिविटी टाइम्स परमिटिविटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल, मैंने आपको बता दी, इन वेव में इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसलिए नॉन मैकेनिकल वेव भी कहलाती है एक्चुअली, नॉन मैकेनिकल वेव। द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव इज इट्स फ्रीक्वेंसी, देयर फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज बट इट्स वेवलेंथ चेंजेस व्हेन द वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखो, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा होगा, स्पीड डिक्रीज हो जाती है। स्पीड डिक्रीज होगी तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो भी चेंज हो जाएगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जब एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करेंगी तो
उनका स्पीड और उनकी वेवलेंथ चेंज होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। यही क्वेश्चन मतलब इसी पॉइंट पर जो मैंने अभी पॉइंट बोला है, इसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीटीजीटी में 2021 में कि कौन सी प्रॉपर्टीज है जो चेंज नहीं होती है जब एक लाइट रे किसी दूसरे मीडियम में जा रही हो। ओके, तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताई है। एक और कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको। देखिए, अगर आपको किसी की भी डायरेक्शन निकालनी है, मान लीजिए आपको किसी दो चीज की डायरेक्शन पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसको ऐसे याद रखना बी के ई। तो अगर मैं मान लीजिए इस तरह से लिखता हूं बी के ई, तो अगर आप बी क्रॉस के करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर आप के क्रॉस ई करोगे, के क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, अगर आप के क्रॉस ई करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे आप आई क्रॉस जे क्रॉस के करते हो ना, आई क्रॉस जे से आपको के की डायरेक्शन मिल जाएगी, जे क्रॉस के से आई मिल जाता है। तो ऐसे अगर आप बी क्रॉस के करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, के क्रॉस ई करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, बी क्रॉस के से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। दूसरा, ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, इनकी जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एनर्जी कैरी करेगी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एनर्जी डेंसिटी, वो इक्वल होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर प्लस बी नॉट का स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। तो ये हो गई टोटल एनर्जी डेंसिटी। और जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है तो इसका कुछ मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन होगा P इक्वल टू यू अपॉन में सी, P इक्वल टू यू अपॉन सी। और अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पर जाकर के इंसिडेंट हो रही है तो जो रेडिएशन प्रेशर होगा, रेडिएशन प्रेशर P क्या है, प्रेशर है, वो बराबर होगा I अपॉन में C के। I मतलब इंटेंसिटी, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो लगभग पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर है वो मैंने आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है। अब फिर से अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई और बी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है। तो देखो, ये बात सच है कि ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि उनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री और π/2 रेडियन। लेकिन इसके चक्कर में ये आंसर मत लगा देना। मैंने फेज डिफरेंस पूछा है क्वेश्चन में, फेज डिफरेंस कितना होगा। फेज डिफरेंस मतलब वो एक दूसरे के साथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या डिफरेंट टाइम पर अचीव कर पा रही थी या सेम टाइम पर। तो हमने इस फिगर में देखा कि वो दोनों सेम टाइम पर अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अचीव कर रही है। इसका मतलब उनमें फेज डिफरेंस कितना होगा, 0, यानी कि वो सभी की सभी इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 0। तो वो कह देंगे कि हम सेम फेज में होंगे वो। आई होप कि ये सारा